Anybody's got any ideas कैसे कैसे कंटेंट्स के पीसेस लिखे जाते हैं? आंचल, ओके, ब्लॉग पोस्ट हो सकती हैं और social media posts Social maybe. media. okay. So let us look at how content is classified. One of the ways of classifying content is types of media of content. कौन सा मीडियम मैंने यूज किया है, मैंने कैसे इसको पब्लिश किया है. दूसरा एग्जाम्पल, कंटेंट का फॉर्मेट क्या है. तीसरा एग्जाम्पल, कंटेंट का एंगल क्या है. कई बार कंटेंट पब्लिश कैसे हो रहा है. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं कि लंबा पीस है या छोटा है, तो मैं बोल सकती हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म, like not long form, we just use the word long form. Either it is long form or it is not long form. अगर मैं इस बात की बात करूं कि मीडियम क्या है, तो आई कैन से आई माइट हैव टू स्क्रिप्ट फॉर अ पॉडकास्ट और a video. I could be writing a blog post, or I could also be designing an infographic. Now, an infographic is made of two words, information and graphic. Graphical representation है, but information है. Now, that information, उसमें से कुछ numbers होंगे, वो ठीक है, वो आप present कर लोगे, लेकिन जो text होगा, you'll have to focus कि आपके पास कितना space है. So, one of the things that content writers have to understand is that you have to work very closely with designers, because a design person will tell you कि उसको कितने वर्ड्स चाहिए. अ डिजाइन पर्सन वंस दे डिटरमिन द टाइपोग्राफी कि वो कौन सा फॉन्ट, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा साइज काम में ले रहे हैं, दे विल बी एबल टू टेल यू कि मुझे 10 वर्ड चाहिए या मुझे 100 वर्ड चाहिए, एंड यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट यूज्ड टू, कि कई बार आपको लगेगा कि बड़ा कुछ लिखना है, लंबा लिखना है, लेकिन डिजाइन में स्पेस ही नहीं है. The second thing that you will also need to get used to over time as you become a better content writer is you might actually go and give design some input and say कि अच्छा इसकी जगह ना इसको ऐसे डिजाइन करके देखो तब स्पेस निकल आएगा. So this is less to do with writing per se, but this is more to do with how do you want your information to be best presented to the consumer. This is one thing that content people need to understand when we are talking of the types of content. What you also need to understand is कि आपने अगर अपना content से 10 जगह पे डालना है, तो वो 10 जगह पे एक जैसा नहीं जाएगा. जैसा आप फेसबुक पे लिखोगे वैसा आप ब्लॉग पे नहीं लिखोगे, और जैसा आप ब्लॉग पे लिखोगे वैसा आप कंपनी के न्यूज़लेटर में नहीं लिखोगे, और वैसा आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के टाइम की जो ईमेल लिख रहे होगे उसमें नहीं लिखोगे. सो यू ऑल्सो नीड टू स्टडी. व्हेन आई से स्टडी, व्हाट डू आई मीन? सो फॉर इंस्टेंस, द फर्स्ट थिंग टू स्टडी इज आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट में क्या फर्क है. वेब पेज और लैंडिंग पेज वर्सेस ब्लॉग पोस्ट में क्या फर्क है. When you're writing books, especially ebooks, so sometimes ebooks will also be used for marketing. How? मैंने क्या किया, मैंने मान लो आज आप लोगों के साथ ये 2 वर्कशॉप किए, 2 सेशन किए. नाउ आई डिसाइड कि यार एक काम करते हैं, लेट अस सिट डाउन एंड लेट अस राइट सम 10 पेजेस ऑफ अबाउट हाउ टू बिगिन योर करियर इन कंटेंट राइटिंग. दिस इज अ स्मॉल ई बुक, 10 पेज है. 10 पेज की किताब नहीं बोल सकती मैं इसको, सो वील कॉल इट अ, it could also be called a white paper sometimes, but it's not a white paper because it's not necessarily written in a very, very technically organized format. And now that I could put on my website and let people download it for free, in exchange what I will get is to capture their email addresses, which will then become like my funnel for promoting my product. So sometimes people will expect you to write this kind of content also, because उनको अपनी marketing की funnel create करनी है. और marketing की funnel of interested people कैसे create होती है, जब आप उनको कुछ देते हैं और फिर आप उनसे बदले में उनके ईमेल एक्सचेंजेस लेते हैं. वो मैं करूंगी नहीं क्योंकि मैं बुद्धू हूं, लेकिन लोग बाग ऐसा करते हैं.
दैट इज समथिंग यू विल नीड टू राइट नाउ। 10 पेज जब आप लिखेंगे और एक ब्लॉग पोस्ट जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट मैटर की डेप्थ में फर्क आएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बोलेंगे कि एक गूगल फॉर्म बनाइए और गूगल फॉर्म के ऊपर टॉप पे क्या मैसेजिंग जानी चाहिए और उसके बाद क्लोजर में क्या मैसेज आना चाहिए, बिकॉज इट्स फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, इट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नाउ व्हाइल दिस मे नॉट लुक लाइक इसमें क्या है, ये तो कोई भी लिख लेगा, but this is still something that a content person's responsibility will be. Sometimes if you're working with a firm that is very heavily into, you know, e-commerce, they will expect you to write product descriptions. Now, product descriptions can be both long form and short form depending on कैसे लिखवाए जाए. They'll ask you to write SEO articles. So another skill that you will need to learn, practice will be SEO. Which means search engine optimization. क्या मतलब होता है search engine optimization का? Does anybody have an insight? लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे आर्टिकल रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Okay. तो हम किसी चीज को सर्च करने के लिए कोई कीवर्ड डालते हैं, वो कीवर्ड हमारे आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में मतलब मौजूद है कि नहीं है वो चीज। Exactly. So लोग कुछ सर्च कर रहे हैं और लोग वैसे सर्च कर रहे हैं जैसे वो सर्च कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए अदीक्षिता ने कल बॉटल बेची थी हमको, लोग लाइट वेट स्टील बॉटल नहीं सर्च कर रहे हैं, लोग हॉट वाटर बॉटल सर्च कर रहे हैं. हमें ये कैसे पता है, ये हमको जाके ढूंढना पड़ेगा. तो हम वहां पे डालेंगे बॉटल और फिर हम सजेशंस मांगेंगे और गूगल हमें दिखाएगा, एडवर्ड्स कीवर्ड टूल्स जो है वो हमको दिखाएंगे कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं. And then when I write about these bottles, I will need to ensure that उसमें वो keywords कहीं कहीं पे हों और उसकी एक frequency है. वो frequency आपको आमतौर पे जो बड़ी content firms होती हैं वहाँ एक proper dedicated SEO team या SEO specialist बैठा होता है. They will tell you कि मेरे को इस आर्टिकल में ये कीवर्ड चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, बिगिनिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में चाहिए, लास्ट पैराग्राफ में चाहिए, बीच में एक बार दो बार आ जाएगा मुझे चलेगा, हेडलाइन में चाहिए. They will have very specific requirements. So you will, now it should not grammatically read wrong. मान लो अदीक्षिता ने मुझे बोला मैम मुझे जो आप पीस चाहिए ना आपसे उसमें होना चाहिए हॉट वाटर बॉटल, या रादर शी सेड हॉट वाटर बॉटल इंडिया. अब मैं ये तो नहीं लिख सकती to buy hot water bottle India you should come to our place. Hot water bottle India is like any which way grammatically incorrect. So I will insert an in there. I will make it long tail. I will make it organic, and you will have to work hand in hand with the SEO team. So बहुत बार जो marketing articles होंगे जो दूसरे, and then what they do is they take these articles, they publish it on other article websites and they backlink it to your website so that your website का ranking can go up. Sometimes they will put it on your own blog. But the idea is that you will need to have an insight into कौन से words को कैसे grammatically correct तरीके, तो वो practice करने से आएगा. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो छोटी फर्म्स होंगी उनमें ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि कंटेंट राइटर खुद ही कीवर्ड्स भी सर्च करे. अब ये आपको देखना पड़ेगा जब आप काम करने जा रहे हो, तो आप जब अपने क्लाइंट से नेगोशिएट करोगे या डील करोगे तो यू विल हैव टू वेरी क्लियरली आस्क देम कि कीवर्ड्स मुझे आप बताएंगे या कीवर्ड्स मुझे सर्च करने हैं. अगर वो कहते हैं कीवर्ड्स हम बताएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. अगर वो कहते हैं कीवर्ड्स आपको सर्च करने, तो दैट मीन्स यू ऑल्सो नीड टू नाउ लर्न द बेसिक्स ऑफ SEO, because without that you will not be able to produce this content. Then sometimes a lot of content writing is also about writing content for a certain kind of UI or UX. जैसे मेरे को याद है एक client थे मेरे, they were developing a financial app, a finance app, micro finance app. Micro तो नहीं थी, मतलब आप जाते थे उनकी साइट पे और गाड़ी खरीदने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप अप्लाई करते थे, डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, वो आपका लोन अप्रूव या डिसप्रूव करते थे. दैट इज द प्लेटफॉर्म दे वर बिल्डिंग. अब हर स्टेज पे, तो मान लीजिए मैं आपकी वेबसाइट पे, मैं उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जाऊंगी तो मुझे कुछ दिखेगा वहां, उसके बाद मैं उसमें अपना नंबर डालूंगी, वो मेरे को प्रॉम्प्ट करेगा प्लीज एंटर योर डिटेल्स, जो भी मैंने अपना नंबर डाला, ईमेल डाला, कुछ कुछ डाला, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, प्लीज सेलेक्ट द व्हीकल दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर अ लोन.
अब वो एक ड्रॉप डाउन आएगा। तो ये जितनी सारी चीजें हर स्पेस पे जो प्रॉम्प्ट मेरे पास आ रहा है, वो प्रॉम्प्ट भी कोई कोई लिखेगा। कई बार ऐसा होगा कि डेवलपर्स से खुद ही लिखवा लेंगे, या ऑफिसेज में अगर छोटी टीम्स हैं स्पेशली, तो वो whoever is running the business might write it. Sometimes they may actually outsource the work, and if they outsource the work, then you may be asked to write it. और आपको ये भी कहा जा सकता है कि ऐप के ऊपर यूजर इंटरफेस पे जो मैसेजेस जा रहे हैं वो तो लिखिए ही, वो एसएमएसेस भी लिखिए जो प्रॉम्प्ट होके आपके फोन में जाएंगे, वो ईमेल्स भी लिखिए जो प्रॉम्प्ट होने के बाद आपके इनबॉक्स में जाएंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने बैंक में कभी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का, तो आपके पास एक ईमेल आती है, वो ईमेल हर बार एक जैसी होती है। उसमें सिर्फ आपका अमाउंट चेंज हो जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर चेंज हो जाता है, there are a specific set of things that change, but the rest of the email, the body remains the same. That email has been written by someone. So there will also be larger organizations which will have communications teams who will then have a person who is supposed to do this bit for them. There will also be a lot of internal communications content depending on where you're working. If you're working with an internal communications team, एम्प्लॉयज को होली दिवाली की ग्रीटिंग जानी है, पॉलिसीज जानी है, लीव अप्रूवल जाना है, हम ये इवेंट कर रहे हैं ऑफिस में, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट जाना है, ऑल ऑफ दैट कम्युनिकेशन विल बिकम इंटरनल कम्युनिकेशन. Our CEO is holding an open town hall, all employees are requested to be present, that is an internal communication. Documents बनने हैं, HR is a lot of, sometimes a lot of work happens there in terms of communication. Training and development, lots of content, lots of content writing is happening. So these are different kinds of content depending on the need. And then there'll be people who will work with PR and comms. वहां बहुत सारा राइटिंग होएगा. मोबाइल एप्स वालों को लिखवाना होता है, गेम्स वालों को लिखवाना होता है, स्टोरी बोर्डिंग करवानी होती है लोगों को, वर्कशीट्स बनवानी होती है. There is a lot of content work available in the market. Greeting card companies hire people to write greetings. So there is no dearth of content work. हाँ, ये हो सकता है कि किसी टाइप के कंटेंट के लिए आपको पैसे ज्यादा मिले, किसी टाइप के कंटेंट के लिए आपको पैसे कंपैरेटिवली कम मिले. And that is where you will need to. Sure, election campaigning, NGOs get a lot of content written. Grants लिखवानी होती हैं उनको, proposals लिखवाने होते हैं उनको. Political parties. You've seen how crony capitalism is in my head. मेरे को political companies और parties में फर्क नहीं नजर आता. So political parties may ask you, candidates may ask you sometimes. Candidates will have their own campaigning teams and they may ask. A lot of this work may happen through agencies. सीधे सीधे फ्रीलांसर्स को काम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलता है, तो बहुत बार फ्रीलांसर्स get attached to agencies. So suppose I am attached to a digital media agency, उनके पास जितने क्लाइंट्स आएंगे उनके सारे क्लाइंट्स का कंटेंट मैं लिख रही हूँ, या उनके 3 क्लाइंट्स का कंटेंट मैं लिख रही हूँ, 3 क्लाइंट्स का कंटेंट कोई दूसरा कंटेंट राइटर लिख रहा है. So that will also happen. There will also be firms which are primarily content production firms. I'll give you like a couple of examples. There's this website called, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे WebMD. WebMD क्या करता है, हेल्थ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करता है. That's their core business area. All they do is put content. So they will have dedicated content writers. A lot of media outlets, which may not necessarily be journalists. Happiest Health, very new company. Okay. I mean, so you will also notice a lot of new companies coming up, and Your Story, for instance, Humans of Bombay, they're all content centric websites. They're just writing content in a certain niche. And for that content to be written, someone has to go interview people, someone has to go research and then write. So they will have their internal content writers most of the times. They will not usually want to outsource it to the agency because that's their core business, and so they will have like staff to do that.
A lot of content is also social media content, emails and newsletters and stuff like that. Sometimes you may also be asked to write content for print, magazine, flyers. पता चला आपको फ्लेक्स बनवाना है, आपकी कंपनी कोई इवेंट कर रही है, देयर इज अ लार्जर फ्लेक्स दैट नीड्स टू बी डिजाइन्ड. अब कंटेंट तो इंटरनली आएगा, तो व्हाइल यू, बिकॉज यू आर द कंटेंट राइटर, तो लिखिए वो भी. So these may not necessarily be one-odd jobs. These may happen in your catalogs. Product catalogs can happen. A lot of online listings may happen. You will see gigs on Fiverr where they will say, I want someone who can write product descriptions. And they will give you specifications. मुझे 200 वर्ड्स का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे उसमें 2 हेड और सब हेड चाहिए, मुझे उसमें X फीचर्स की लिस्ट चाहिए. देन यू विल हैव टू गो टू द क्लाइंट एंड आस्क देम कि अच्छा ठीक है, आप मुझे स्पेसिफिकेशंस बताइए, मुझे बताइए हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, कौन सा जेमस्टोन यूज किया है, अगर ज्वेलरी है तो, अगर कपड़े हैं तो क्या फैब्रिक है, क्या डिजाइन है, all of that. Those specifications you will then have to integrate into a story and then write press releases, reports, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, अगर कंपनी का बिजनेस राइटिंग कर रहे हैं तो. रिसर्च रिपोर्ट्स, अगर आपको बोला है कि मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करके आइए, बताइए कि कौन लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, एंड इफ यू वांट टू break into the market, how are we going to go about it, what's the strategy. In these cases, usually you will work with a subject matter expert. Either you will be a marketing professional who is writing content, or you will be tagged with a marketing expert, you will be tagged with a finance person, you will be tagged with someone who knows report में क्या data जाता है, and who will collate this data for you and you will put it together in the form of text. ये बहुत बार pre-formatted होंगे. जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एक प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मेट होता है, आपको उसी में भेजना होता है, बिकॉज देयर इज आल्सो लीगलीज अटैच्ड टू इट. मार्केटिंग प्रेजेंटेशन could be customized. Presentation decks are another thing that often get written. You will see gigs जहाँ पे लोग बोलेंगे कि हमको presentation deck बनवाना है. I need someone who can write and design who can do both. So sometimes clients also, they have like fancy expectations. उनको ऐसा डिजाइनर चाहिए होता है जो कंटेंट भी लिख दे, या ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए होता है जो डिजाइन भी कर दे. So when you're applying for gigs, when you're actually putting your work out there, you may also want to see कि do you want to develop these secondary skills parallelly, or do you want to simply skip those gigs. If you're a very, very early level beginner, I will say skip those gigs, focus on the writing piece of it. एक बार writing clean हो जाए तो pick up the extra skill. If you have the bandwidth, if you're say a student who's not in a job right now, जिसके पास time है, तो I will say pick up all the skills together, keep picking them up one by one, और हाथों हाथ parallelly दो दो तीन तीन चीजें सीखो, ताकि you can become more efficient and more employable that way. Now, so this is the types. Then there are guides. ये सब लॉन्ग फॉर्म चल रहा है. इसमें से अधिकतर फॉर्मेट जो आप देखोगे ना, वो लॉन्ग फॉर्म है. यूजर गाइड्स हुए, यूजर मैनुअल्स हुए, all of these are long form contents. Testimonials, reviews, case studies, brand stories. This is more about how you can use this content to market yourself, to market the product or to brand the product. But this is again not in the sense of format of the design of the flow. Any questions so far? Yes, no, maybe. No questions. सबको सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया कि कुछ समझ में नहीं आया? मतलब all clear या all clear? What is happening? Okay. All clear. मैं मान लेती हूँ for my convenience से सब clear है. Debabrata, do you have questions? Is this no in the sense that you don't have questions? What you're saying, sir? हाँ पिंकी बोलो. You have a question. मैम हम लोग अपनी कुछ डेटा लिख के भेजते हैं आर्टिकल के रूप में, जिसके रूप में तो कंपनी की तरफ से आता है कि आप चैट जीपीटी से या एआई टूल से मतलब यूज करके नहीं लिख सकते, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए. Okay. तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, चैट जीपीटी या एआई के
मदद से नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा था कि चैट जीपीटी से ठीक कर लेने के लिए, करेक्शंस वगैरह या शॉर्ट कर लेने के लिए, तो वो फिर वहाँ शो कर देगा कि मतलब हमने चैट जीपीटी यूज किया है, तो हमारा जो आर्टिकल होगा, जो भी I कंटेंट can't, होगा। Pinky, I can't hear you. You're very soft. You have to raise your volume a little. मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम लोग कुछ आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कॉलेज पे, मैं कॉलेज कर रही हूँ अभी, तो उसमें ये आता है कि आपको चैट जीपीटी या फिर एआई टूल की मदद से नहीं लिखना है अपना जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं। तो उस लेवल पर आपने कहा था कि जैसे करेक्शन करना या शॉर्ट कर देना अपना जो हमने लिखा है, तो अगर हम यूज करेंगे तो उनको शो होगा कि हमने चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज किया है। तो हाँ, फिर उस लेवल पे क्या करना चाहिए? तो इसमें ना दो चीजें हैं पिंकी। एक तो ये कैसा कंटेंट, तो एकेडमिक असाइनमेंट, यस ये आपका मैम। कॉलेज का असाइनमेंट है या ये कुछ और है? हमें अपने इंट्रोडक्शन या फिर अपनी कुछ बातें लिखनी होती है ये वॉइस टॉपिक के ऊपर। वॉइस क्रैक्ड अप, आई कुडंट लिसन एनीथिंग। आपका हर शब्द कट रहा था। इज दिस योर कॉलेज असाइनमेंट और इज दिस मैम सम? कैन आई राइट? हाँ, you can write, of course you can write in the chat, please. Do we have other students here apart from Pinky? Are there other people who are still studying? You to I know, I can see. Who else? Achal, are you studying? Are you working? What do you do? So I've applied for LLB, but I'm not sure if I will get in. So I'm looking for, I love writing, so I'll continue writing even if I go to college also. But yeah, I'm not sure right now. Okay. But there will be some study happening, right? Some kind of study, some kind. Yeah, that always happens. Yeah. That always happens. So let's wait for Pinky's question while she puts it in the chat. Tab tak, any other questions about डिजाइन अबाउट एसईओ? मैं एसईओ स्किल्स नहीं सिखा सकती इस सेशन में, तो वो हम नहीं, वहां हम नहीं जाएंगे। बट इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सॉर्ट ऑफ आस्क, डिस्कस सो फार? मैंने ई सेल ज्वाइन किया हुआ है जिसमें हमें कुछ कंटेंट लिखना होता है, सामने से आता है कि हमें चैट जीपीटी यूज नहीं करना, तो इस सिचुएशन में क्या करें? सो पिंकी, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड वाज my clear request to anybody who's studying is कि यार आदत मत डालो. So tools are supposed to be there for your support. Tools are not supposed to be making you dependent on them. So हमने कल जब एग्जाम्पल देखा था तो हमने ये देखा था कि हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करते हैं या एआई टूल को प्रॉम्प्ट करते हैं और उससे कुछ रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, लेकिन उस रिस्पॉन्स को हम ऐसा का ऐसा यूज नहीं करते। उस रिस्पॉन्स के लिए एक तो हम फैक्चुअल एक्यूरेसी उसकी चेक करते हैं कि हमारे पास फैक्चुअली करेक्ट रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया है। दूसरा, उस रिस्पॉन्स को बाद में हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं। द आइडिया बिहाइंड जनरेटिंग दैट रिस्पॉन्स इज नॉट टू आउटसोर्स राइटिंग. द आइडिया बिहाइंड जनरेटिंग दैट रिस्पॉन्स इज टू गेट सम आइडिया। एक कुछ आपको फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक फ्लो मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, उस फ्लो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क में आप अपने मन से लिखते हैं। दैट्स द ऑब्जेक्टिव. ऑल्सो फॉर यंगर पीपल, फॉर यंगर प्रोफेशनल्स, माई सजेशन इज दिस: तुम लोग टूल्स यूज करो, तुम्हारे लिए टूल्स हैं, इट्स अ गुड थिंग टू बी डन, लेकिन प्लीज डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग योर ओन एबिलिटी टू राइट. मान लो कल को आप ऐसे किसी सेटअप में काम करो जहां पे आपको नहीं दे कोई एक्सेस, बोले नहीं देनी है एक्सेस, खुद ही लिखो। मान लो आप किसी ऐसे, सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट इज हैपनिंग, I have a friend who's trying to hire a good content editor, not a writer. Now हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स आए। वो कैसे आए? लोग चैट जीपीटी यूज करके असाइनमेंट बना के भेज दे रहे थे। मैंने कहा यार एकदम बढ़िया क्वालिटी हो गई है कंटेंट राइटर्स और एडिटर्स की, इट्स एक्चुअली नाइस, वील हैव गुड ऑप्शंस।
But when we would call them for an interview, उनसे बात करके समझ में आता था कि यार इसका skill, it's a little dicey. Probably their skill is not matching what they've submitted as an assignment. So we would give them a separate assignment, phase 2 phase, and ask them to edit that. And then the difference would show. Which is why use GPT, but your own skill needs to still be in place. You still need to understand language. You still need to understand grammar. You still need to understand कि एक example है. So this is a very common example that I give to people. Someone says, and it's a body shaming example. Someone says he's fat. Someone says he has a paunch. Someone says he has a beer belly. Paunch, beer belly, fat, different contexts में अलग तरह से यूज होंगे. Another example that I love giving is love, desire, lust, affection, adoration. They are all love but of different kinds, and you use them in different contexts. आप अगर ऐसा का ऐसा चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं, वो आपको दे भी देगा, लेकिन चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस के साथ ना एक चीज है, उसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये एआई का रिस्पॉन्स है. डालना भी नहीं पड़ता किसी प्लेजरिज्म चेकर में, वैसे ही समझ में आ जाता है, बिकॉज वो इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि वो ह्यूमन एक्यूरेसी लगती नहीं है. एंड दैट इज वेयर यू विल कम अक्रॉस एज अ फेक राइटर और फेक एडिटर. सो यूज द टूल बट यूज इट इंटेलिजेंटली. पिंकी उसका तरीका यही है कि पहले आउटपुट ले लो, आउटपुट लेने के बाद उस आउटपुट को अपनी लैंग्वेज में कस्टमाइज तो आपको करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मांग सकते हो, उससे 3 तरह के आउटपुट मांग सकते हो, उससे 3 ऑप्शंस मांग सकते हो. यू कैन एक्चुअली से गिव मी 3 डिफरेंट ऑप्शंस. इट विल गिव यू 3 डिफरेंट ऑप्शंस. यू कैन मिक्स एंड मर्ज देम, मैच देम. ऑल ऑफ दैट इज ओके, बट यू विल स्टिल नीड टू हैव दैट एबिलिटी टू correct it later, to fix it, to bring your own voice and style to it. Because अगर पिंकी लिख रही है तो पिंकी जैसा साउंड करना चाहिए. अगर पिंकी लिख रही है तो चैट जीपीटी जैसा साउंड नहीं करना चाहिए. अगर अनुपमा लिख रही है तो अनुपमा और पिंकी के टोन में बहुत फर्क है. See, everybody, each of us has a very unique voice. How Aanchal thinks and speaks, how Adikshita thinks and speaks, how maybe a Mayuri or a Rupesh ji thinks and speaks is very different from how I do it. So if I am somebody else in one write-up and another person in the second write-up, and both of them are going with my name, there are 2 possibilities. Either one of them was ghostwritten, or I am trying to showcase my ability to write in different styles and voices, in which case the purpose is different, and that's okay. So does that answer your question, Pinky? Devavita, detail about SEO a little more. So it's actually practically not possible. The reason being, SEO is a skill set in its own. And when I say content writers have to be SEO friendly writers, as in they have to understand SEO, what we have to basically understand is we'll be given keywords relevant to the topic, and we will be told how to implement those keywords. You have to ask for those guidelines. Usual guidelines are that it should be at 1% frequency and uniformly distributed throughout the article. 1% फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होते ही वो स्टफ्ड लगने लगता है, ऐसे लगने लगता है कि जबरदस्ती इसमें कीवर्ड ठूसा हुआ है. दैट शुडंट हैपन. बिगिनिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड यूजुअली डालते हैं, प्रेफरेबली फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में डालते हैं. मेन हेडिंग ऑफ द आर्टिकल और द ब्लॉग पोस्ट और द पीस यूजुअली शुड हैव अ कीवर्ड. लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको you want to make it catchy and you do want to put the keyword in which case they will put it in the backend, in the meta and all of that. एंड वाले पैराग्राफ में, क्लोजिंग पैराग्राफ में कीवर्ड एक बार आमतौर पे आता ही है, और बाकी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी से 500 वर्ड पीस, दैट मीन्स 5 टाइम्स आना चाहिए. तो बीच के 3 पैराग्राफ्स में एक बार कहीं भी यू विल इंसर्ट इट, जहां वो ऑर्गेनिकली जाता हो, जहां वो कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएट लगता हो, ऐसा नहीं लगता हो कि यार ये यहाँ जबरदस्ती इंसर्ट किया हुआ है. सो इट शुड नेवर लुक फोर्स्ड. दैट इज these are the only general guidelines that
SEO writers have to keep in mind. SEO writers का काम आमतौर पे जो लोग specifically SEO writing करते हैं, you will notice that the pieces that they write are usually longer. One of the things that is happening is people in the web domain are shifting from shorter pieces to longer. People in the social media domain will usually are shifting to longer pieces. People in the social media domain are usually shortening their pieces. Then there is something called as web stories. Web stories are again social media like pieces, but they are not necessarily social media. आप डालते हो उसे वेबसाइट पे ही हो, वो वैसा ही आर्टिकल जैसा होता है, लेकिन उसके आप 6 स्लाइड बना देते हो छोटी छोटी, एंड सो इट गेट्स कॉल्ड अ वेब स्टोरी. नाउ दैट्स अ वेरी, it's a story, but it's still social media short form centric. So it helps if you can write both long and short form, because then you are employable by digital media agencies as well as content firms. Then you can actually pitch your services to more clients. But if you want to specialize in just long form, that's also okay. So that's about the types of content. Now, what should we talk about? Should we talk about how to find gigs, where to find gigs? All right. Who has actually tried to find gigs? Has any of you ever tried to find gigs? Yeah, I tried to find on LinkedIn. Okay. Yeah. What was your experience like? What did you do, and where did you face a challenge? I actually I face it. I'm very underconfident, to be honest, and I always felt like, you know what, maybe the work experience part, because I'm not experienced. I did a lot of ghostwriting in the law firm that I was working in, but there's no professional experience. So I would always think that, you know, maybe I won't be selected, or also I didn't apply to any of that. But I did try to find gigs. Were you trying to find gigs only related to law? Were you trying to find gigs in other domains? No, not only related to law. I was basically focusing on English to Hindi translations and Hindi teaching maybe, and stuff like that. And obviously for NGOs related to animals, but I could not apply. So one of the things that all of you need to understand is, when you're starting out as a content person, stop thinking yourself as an employee, start thinking of yourself as a business. You are now a one-person team that runs the business of writing content and has to sell this content. So you're in the service business now. You're offering a service and you're going to get paid for it. You're going to raise an invoice for it. हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक्चुअली निकलते तो हैं बिजनेस करने और हम माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं एम्प्लॉई वाला. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. द अदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, अब मैं अगर सब कुछ बेचूंगी तो मैं किराने का दुकान हूं. I'm a grocery store. I sell everything. That's one approach to a business. The second approach to a business could be, I'm a children's only, I run a shop which has only children's clothes. This is a relatively niche business. So there will be different kind of people who will come to, एक दूसरा example लेते हैं. Instead of a grocery store, I am just a patisserie. I sell only baked products. मैं सिर्फ bread बेचती हूँ और cakes बेचती हूँ. You know, the whole pastry range of things बेचती हूँ. I am still an everyday utility person. I still sell something that people want on an everyday basis. दूसरा example देखते हैं. मैं एक ढाबा चलाती हूँ जिसपे ना मैं चावल, राजमा, छोले, दाल, पनीर सब बेचती हूँ, चिकन भी बेचती हूँ. वर्सेस मैं एक और ढाबा चलाती हूँ जो सिर्फ पराठा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसपे मैं सिर्फ पराठे बेचती हूँ. दोनों जगह पे कस्टमर्स आएंगे. There's no dearth of people wanting to eat in this world. Enough people want to eat. बट पराठा पॉइंट पे जो लोग आएंगे वो उन लोगों से डिफरेंट होंगे जिनको दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर चावल, चिकन चावल खाना. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो आंचल, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. You need to figure out two things.
वन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्पेशलिटी, और दूसरा, जब तुम्हारे किराने की दुकान पे कोई आएगा, जब तुम्हारे लार्जर ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे सब कुछ मिलता है पे कोई आएगा, तो तुम उसे क्या प्रोडक्ट पिच करोगे? सो यू डोंट पिच एवरीथिंग टू एवरीबडी, सो योर प्रपोजल्स नीड टू बी कस्टमाइज्ड. The reason why you don't feel confident is because you're not customizing those proposals. So you need to redesign your proposals in a manner where you will highlight or showcase that skill that they are asking for. अब अगर तुमने पहले नहीं बनाया तो you have two kinds of portfolios, that's okay. Or you have a larger portfolio of say 30 pieces जिसमें से तुम 5 piece relevant जो हैं वो pick करके उनको दोगे. So if I am looking for a long form content writer, you will give me 5 long form pieces. If I'm looking for a social media content writer, what you will do is you will give me 1 long form piece and then you will give me 5 social media posts that you've made out of that piece. ये बात समझ में आ रही guys, everybody? Pinky, Deepa. So what I'll do is I'll write, say I want to work in the NGO space. I will write one article about why is it important, say, to not, spay cats. Why should we not spay stray cats? Suppose you have a theory about that. Yeah, why should we spay cats? Whichever. So say you write an article about that. Can you convert 3 posts out of this? One for Instagram, one for Facebook, one for Twitter, and one for maybe even LinkedIn. And then show me, and you can have 5 such sets. And if I ask you, कि लाओ एक काम यही का यही, the second set can be about a law based article. The third set can be about say a product based article. You went to Zara or you went to Nykaa or somewhere and you bought a lipstick and you really liked the lipstick and you said, okay, let me write a review about this lipstick. You wrote a review. You also wrote 3 social media posts about it. And so you have like this variety now in your portfolio. So when I'm hiring, if I'm saying I need someone to write product reviews because I run a review website, what do you send me out of this portfolio? The Nykaa review. If I want to hire someone to write about NGOs, what do you send me? You send me an example of your stray cats piece along with the social media piece. So then what you are actually looking at is customizing your proposal. So you say, I am very well versed with short form writing, with social media writing, but when needed, I am also capable of writing a long piece. That is how you position yourself. So it's about your branding and your positioning to the client. And trust me on this, काम करना जितना काम है ना, काम बेचना उससे ज्यादा काम है. तो आपको जो अक्सर चैलेंज आएगा ना, वो ये नहीं आएगा कि क्लाइंट ने हायर कर लिया इसके बाद इसका काम एग्जीक्यूट करना है. आपको हायरिंग में चैलेंज आएगा. वो हायरिंग में चैलेंज इसलिए आएगा क्योंकि हर प्रपोजल डिफरेंट होगा. जब आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करने जाते हो तो आपको यही बोलते हैं एक ही सीवी सबको मत चिपका दो. CV को कस्टमाइज करो, CV को ट्वीक करो. I'm not asking you to lie. I'm saying tweak the CV. I'm also saying write a different cover letter for each of those jobs because that's how you make them. You tell them that you fit into the framework that they're looking for. You are a candidate who is suitable. Now, okay, so that is where you struggled and you said you looked for these gigs on LinkedIn. Anybody else who's looked for any other gigs elsewhere? So LinkedIn is one platform, okay? Has any of you, so I can tell you personally from my experience, Fiverr was a great place to work at. Back when I started freelancing, 16, sorry. It was a great place. It still is, but wahan thoda sa, they've changed how they approach. There are websites like Upwork, Freelancer. ये सारे websites वो websites हैं जहाँ पे लोग आते हैं, लोग gigs डालते हैं. You have to bid for them. Now bidding is a process in itself. बिडिंग का मतलब लोएस्ट बिड करना नहीं होता है. बिडिंग का मतलब ये नहीं होता है सबसे सस्ता काम करके दो. बिडिंग का मतलब होता है आपका फिर वही वाली बात, आप अपने आप को पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो अपनी, और उसके हिसाब से आप अपनी वैल्यू डिटरमिन करते हो
एक कॉमन तरीका होता है वैल्यू डिटरमिन करने का, लोग आपसे पूछेंगे आप पर वर्ड कितना चार्ज करते हैं, एंड आई फाइंड दिस वेरी फनी। सब्जी तरकारी बिक रही है क्या, कि एक कटहल कितने का मिलेगा भैया, आधा पाव धनिया कितने का मिलेगा, पर वर्ड। सो पर वर्ड पे चार्ज करना बंद कर दो, अनलेस इट्स अ वेरी हाई चार्ज दैट यू मेकिंग। अगर आप कुछ टेक्निकल रिसर्च कर रहे हो, कोई बहुत ही फैंसी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो जिसके लिए आप बोलोगे कि अच्छा जी मैं ना 5 रुपए पर वर्ड लेता हूँ, तो पर वर्ड बात करो, वरना प्लीज डोंट टॉक इन पर वर्ड, बिकॉज दैट इज। अब आप ये सी, इसमें भी ना थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी है। वो सब्जेक्टिविटी ये है कि जो लोग बिल्कुल स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं उन्हें अक्सर ये लगा करता है कि वो नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं है, यार मैं कैसे नेगोशिएट करूं, दिल थिंक मैं नखरा कर रहा हूँ या मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। नो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से मेरे को ये पीस करने में, फॉर दैट यू रियली नीड टू यू नो योर स्किल वेल। So you will actually write a piece, you will have written those pieces in the past, चाहे सैंपल के लिए चाहे पोर्टफोलियो के लिए। आप बोलोगे मेरे को एक पीस लिखने में 1 घंटा लगता है, सपोज। When I write one well researched piece, अगर मेरे को रिसर्च भी करनी पड़े तो मुझे 2 से 3 घंटे लगते। 500 वर्ड्स का पीस मैं 3 घंटे में लिखती हूँ। मैं 3 घंटे का कितना पैसा लेना चाहती हूँ, दैट इज वॉट यू कैलकुलेटिंग। यू नॉट कैलकुलेटिंग मैं 500 वर्ड्स का कितना पैसा लेती हूँ। एंड व्हेन द क्लाइंट सेज कि ये तो ज्यादा है, जो कि होगा बहुत बार। एक किताब आई मेरे पास एडिट करने के लिए, फेयरली सीनियर लेवल प्रोफेशनल, वेरी capable of paying well, and they were not supposed to pay, their company was supposed to pay. It was a company job, it wasn't theirs either. So they asked me, it was an 80,000 word book. It was a simple book. It was not a technical book. The grammar was fine, but the editing that was needed, so these are the things that you will need to ask yourself कि मेरे को क्या करने को बोलने। तो मेरे को मालूम है कि ये काम में मेरे को ना लैंग्वेज फिक्स नहीं करनी है, इज़ेमार ठीक नहीं करना है, वो ठीक है। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दे हैड यूज्ड ये जो हम बात कर रहे थे ना, बेयर वैली एक ही पॉन्च है, वो लैंग्वेज बहुत कैजुअल थी, तो दे वांटेड इट टू लुक क्लासी, व्हिच मींस इट्स अ हाई एंड जॉब नाउ। अ सिंपल जॉब इज टू राइट इट, the next level job is to fix its grammar, and the third level job is to actually do the nuanced bit of editing in terms of language. But this is still not factual editing. मेरे से ये expectation नहीं है कि मैं facts correct करूंगी, मैं research करूंगी, या मैं discuss करूंगी, या मैं accuracy लाऊंगी. That wasn't the expectation. So since that wasn't the expectation, I said I'll charge something like a 1 lakh rupees for this, and I will need at least 30 days to do this work. Why am I taking 30 days into account? I can do this work in 20 days, but you will always keep a component कि यार अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी दूसरे क्लाइंट का कोई अर्जेंट काम आ गया, ऑफिस आ गया, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू फंक्शनिंग, एग्जाम आ गया, या कॉलेज में बुला लिया, घर में कोई इमरजेंसी हो गई, तो ऑलवेज कीप दैट विंडो विद योरसेल्फ एंड यू टेल देम कैटेगोरिकली कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि इससे पहले आपको मिल जाए, बट दिस इज टेकिंग इनटू फैक्टर एनी कंटिजेंसीज। And they came back to me and they said, "No, 1 lakh rupees is a lot of money for this." Now, I am a person who doesn't like haggling. With my experience behind me, मेरे को haggle करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं usually client को ये बोलती हूँ, ठीक है, आपको मेरा quotation पसंद नहीं आया, आप मुझे अपना final price point बता दो जो आप afford करना चाहते हो। अगर मेरे लिए work करेगा तो we'll work together, अगर मेरे लिए नहीं work करेगा तो we'll be nice to each other and say tata bye bye. That's how I operate. So these people came to me and they wanted me to do this work for 20,000. Yeah, pretty much. Achal had this like, sorry, 20,000? Did you just say 20,000? Yeah. I wanted to confirm it. 20,000. 20,000. I had requested for 100,000. Why? Because they thought 25 paisa per word, 80,000 words hai. They are operating from a per word point of view. I am operating from the what kind of skill, what kind of time, and what kind of delivery commitment I'm making.
And so we finally, of course, we didn't work together. I politely refused, and I said some other time. But these are the calculations that you will need to do for yourself. मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई, I could do that because I had other work in my pipeline. Sometimes when you're beginning off, you may want to still take it. पर मैं एक चीज एक्सपीरियंस से ये भी बता सकती हूँ कि जिन लोगों का इकलौता पैरामीटर प्राइस पॉइंट होता है ना, उनका फोकस क्योंकि क्वालिटी पे होता नहीं है और उनका फोकस रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीलांसर पे भी नहीं होता है, तो दे मे a lot of times keep making you do iterations. So here is my brief to you. I will show you something on a notepad now. I'll share my screen. So when I prepare a proposal, can you see my screen? Wait, okay. There's something. No, ma'am. So here is how I prepare a proposal. So say how I'll show you the entire business cycle. So the first thing is you identify leads. You identify your niche. You've already prepared your portfolio in that niche. Now you identify the leads. आप LinkedIn पे गए, Fiverr पे गए, Upwork पे गए, आपने बिड किया, आपने एक जो बहुत ग्रेट सोर्स ऑफ लीड्स होता है ना, जिसको हम बहुत कम टैप करते हैं, वो होता है फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स. हम आम तौर पे ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोलते ही नहीं है that this is something I want to do and if you know someone who needs this done, please put them in touch with me. लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काम करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखता होता है, फ्री काम किसी के लिए नहीं करना कभी भी. If I write for my brother, I charge my brother. I may charge him less. I may give him a friends and family discount. But I will never work for him for free. And he understands. Why does he understand? Because he does other kind of freelancing. So if you can't explain that to your client, then so this is not just about building your writing skill, this is also building about your business skills. So you identify leads and then you customize your portfolio according to the lead. You customize your say CV, cover letter, जो भी उन्होंने मांगा है. हालांकि CV और cover letter का वो क्या करेंगे अगर पोर्टफोलियो है तो, लेकिन ठीक है, that's all right. इतनी बहस नहीं करते. अब ये हमने कर लिया. Now comes the point they will ask you कितने पैसे लोगे. That's the bottom line. Here is where I prepare a brief proposal. I don't spend endless time. I don't do very well designed, very long proposals. कोई point नहीं होता 56 clause लगा के ये कहने का मैं आपको कम से कम 15 दिन का नोटिस दूंगी, आप भी मुझे कम से कम 15 दिन का नोटिस देंगे. अगर हमने नोटिस नहीं दिया तो ये पेनल्टी लगेगी. अगर काम 30 दिन की जगह 50 दिन में हुआ तो ये, there's no point in getting through all that at this stage. वो जरूरी होगा, वो तब जरूरी होगा जब आप B2B proposals करने लगोगे, जब आप when the money involved will be significantly larger. At this stage, a basic proposal where you list down a few things. So you list down the volume, the scope of work. You say how much and what needs to be done. So for instance, we need to, hypothetically, every month, I will provide you with, say, 5 blog posts. Their relevant social media copies. Say 1 10-page ebook. And say 30 product descriptions. Suppose this is the what and the how much. The next thing you will do is by when, which means milestones. So सारा काम एक साथ तो नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि आज लिखना शुरू किया है, हफ्ते भर में लिख दिया और सब एक साथ दे दिया. हो सकता है वो भी वो आपके और क्लाइंट के डिस्कशन पे. So what you will talk about is milestones and deadlines. You will say कि मैं आपको ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया कंटेंट हर महीने की 5 तारीख तक दे दूंगी.
hypothetically. Why? So that you can start publishing it from 7th onwards. अब अगर आपको महीने की 5 तारीख में देना है, तो you have to keep in mind that your work should be done by the 30th of the previous month. So that these 5 days can go into any kind of tweaking, retweaking, client को कुछ change करवाना है, कोई iteration करवाना है, ये चीज factually incorrect है, इसको fix कर दो, वो करवाना है. You have scope for that. So your personal work should always be ready before the deadline, not on the deadline. एंड उसके बाद ना मैं आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस दूंगी, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आपके पास आते आते 15 तारीख हो जाएगी. सो दोज आर योर माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस ऑफ वर्क. There is a certain quality that you will agree to, and number of iterations. Sometimes, clients think, and I'm not criticizing clients, they have their own reasons to do this. They have their own sets of experiences with freelancers, which makes them very paranoid. You can't be doing endless iterations. Think of it like this. तुम मेरे घर आए, मैंने तुम्हें बोला चलो यार खाना खाते हैं, कुक समथिंग, मैंने बोला अच्छा खाना अच्छा लगा, तुमने कहा यार मजा नहीं आया. अब ये जो मजा नहीं आया ना, ये बहुत वेग है. मजा नहीं आया मतलब क्या? मजा नहीं आया मतलब मसाला तेज था, मजा नहीं आया मतलब नमक नहीं था, मजा नहीं आया मतलब अचार भी साथ में होता, मजा नहीं आया मतलब लहसुन का तड़का नहीं था. एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय मजा नहीं आया? सो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव दिस टेंडेंसी टू डू मजा नहीं आया. ये ना ऑफ है. ऑफ है मतलब क्या? So either they give you categorical expectations, or at max they can ask you to do say 2 iterations या 1 iteration. Initially कभी भी जब आप नया client पकड़ोगे, iterations का number ज्यादा होगा, because you are trying to understand how they think, they are trying to understand how you work. लेकिन later stages में you need to have a level of skill set where you don't need to do more than 1 iteration. एक draft दिखाया, उस draft में जो changes बताए वो fix किया, the next draft should be final. It should be good to go. अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने या तो अपनी स्किल डेवलप नहीं की, और या तो फिर आपका क्लाइंट डेढ़ होशियार है. अब दोनों ही केसेस में इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. They are shelling out the money. It's less of a problem for them. It is a problem for them also, ideally, because then they will have to go look for another person, train them, do the same cycle. One of the interesting and insightful questions to ask your clients while identifying the leads is, how many people have you hired in past to do this job? How many people have attempted this job in the past? That will give you an insight into what your client's approach is. Is this a fault-finding client, or is this a client who prefers stability? So you do this thing. Number of iterations कितने करके आप दोगे, वो आप देखोगे. ये number of iterations piece to piece vary भी करते हैं. अगर कोई टेक्निकल आर्टिकल है जिसमें आपको बैठना है किसी एक्सपर्ट के साथ, तो कई बार ये होगा कि आप बैठोगे एंड when they actually read the article, something may not add and they may say this is not 2 + 2 5, this is 2 + 2 4. That kind of iterations are your job, no matter how many of them. But language, vocabulary की inconsistencies, वो सब you as well as the client have to ensure that the process is smooth. More often you have to ensure your skill has to be at that level. That is something for you to build and work on. एक तरीका होता है इससे डील करने का, जो मैं कई बार काम में लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई एम गेटिंग पेड फॉर इट. मैं पहले ही 3 ऑप्शन दे देती हूँ या 2 ऑप्शन दे देती हूँ इनिशियल फेज में. जब हम पहली बार साथ में काम कर रहे होते हैं, तो आई शो देम 3-4 ऑप्शंस एंड आई से व्हिच वंस डू यू लाइक बेटर. इफ यू हैड टू वेट देम इन द प्रेफरेंस, हाउ वुड यू वेट देम? उससे मुझे उनका माइंडसेट समझ में आता है, तो मैं अगले पीसेस उस वेटिंग के हिसाब से ही बनाती हूँ. सो मेरे को पहली बार में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स या नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स माय वर्क इज इजी, इन द सेंस इट्स स्मूथ. डज दैट हेल्प यू सो फार? यहाँ तक? Now what you do is, this is internal calculation. This you don't share with the client. This is yours to do. Your internal calculations are, how much time will I take for research, for the actual writing, for coordination, for feedback implementation.
अगर आप इन्फोग्राफिक लिख रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन डिजाइन टीम के साथ होगा, अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन डेटा टीम के साथ हो सकता है, अगर आप कोई टेक्निकल पीस लिख रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ हो सकता है, अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हो तो ये कैटेगरी मैनेजर के साथ हो सकता है, जिसके साथ भी जो भी कोऑर्डिनेशन होना है, यू हैव टू बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस अराउंड दीज थिंग्स एंड टू कैलकुलेट कि आपका अपना कितना टाइम लगेगा, और इसके बेसिस पे दूसरा सवाल जो आप अपने आप से पूछते हो वो होता है हाउ मच, व्हाट काइंड ऑफ स्किल डज दिस रिक्वायर। इज दिस अ बेसिक स्किल, मेरे को सिर्फ लिख के दे देना है, रिसर्च भी यही करके देंगे, या इज दिस एन एडवांस्ड स्किल, मुझे सिर्फ लिखना है कि मुझे एडिटिंग भी करनी है और लोगों के काम की, मुझे सिर्फ एक फॉर्मेट में लिखना है कि मुझे 4 फॉर्मेट्स में एक साथ लिखना है एक ही चीज को, मुझे बेसिक कंटेंट इन द सेंस ऑफ द डोमेन एक्सपर्टीज लिखना है, या मुझे एक स्पेसिफिक डोमेन की एक्सपर्टीज भी मांगी जा रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस जब मैं सेक्सुअल अवेयरनेस के लिए लिखती हूँ तो आई एम नॉट जस्ट राइटिंग, आई एम आल्सो ब्रिंगिंग माय जेंडर एंड सेक्सुअलिटी का स्टडी बैकग्राउंड इनटू पिक्चर, आई एम आल्सो ब्रिंगिंग माय एक्सपर्टीज इन द डोमेन इन पिक्चर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई एम राइटिंग अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस में मेरा डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, but the writing is the skill that I bring. But finance is a comparatively tricky subject, which means I will have to be far more diligent in terms of writing, in terms of the accuracy, because I can't afford to make a mistake. There'll also be probably legal repercussions for the firm that I'm writing for. अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया और अगर वो चला गया बिना आंख से छूट के किसी की, तो there may be consequences. So you will need to figure that kind of stuff out, and then you figure out how much do you want to charge. You will often observe, आप अपने लिए अगर फेयर प्राइस भी चार्ज करेंगे ना तो क्लाइंट को वो आमतौर पे ज्यादा लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक नेगोशिएटिंग प्रीमियम जोड़ते हैं। मुझे मालूम है मेरे काम की वैल्यू 80,000 रुपए है, मैं उस पर 1 लाख रुपए बोलूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 लाख से नेगोशिएट हो जाएगा 80 पे। लेकिन जो क्लाइंट मुझे बोलेगा कि 20,000 में ये काम करके दे दो, तो उससे तो नेगोशिएट करने का भी कोई हिसाब नहीं है ना, मतलब वो तो फिर वो वैसी वाली बात है कि ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैडम मैं तो 150 रुपए लूंगा एसडीए मार्केट जाने के, नाम लिख भैया 60 रुपए लगते हैं, तो अच्छा आप बताओ आप कितने दोगे, नहीं भैया रहने ही दो, मतलब आप 150 मांगोगे तो मैं 60 बोल के क्या ही करूंगी। सो आई एम द क्लाइंट इन दिस केस, द सेम हैपेंस द रिवर्स वे। सो ये आपकी इंटरनल कैलकुलेशन है, और फिर आप ये शेयर नहीं करके आप जो शेयर करोगे, आप वो शेयर करोगे एक तो फाइनल कोट और दूसरा पेमेंट माइलस्टोन्स। समटाइम्स पेमेंट्स में बी मेड ऑन अ मंथली बेसिस रिटेनर्स की तरह, सम प्रोजेक्ट्स मे बी अबाउट कि हम आपको ना book specially, for instance, I will edit the first round, that's when you'll make the first payment in advance, I'll edit a certain portion, then comes the second payment, then I'll edit a certain portion, then comes the third payment, then I do the full draft, and then comes the last installment. Larger projects this may happen, so you need to do this, and this is what you send to the, और फिर कोई कंटिजेंसी अगर आपको लिस्ट करनी है तो कि भाई मुझे 15 दिन का नोटिस तो दीजिए, बेसिक कंटिजेंसीज। वन ऑफ द अदर थिंग्स अबाउट द होल बिजनेस साइकिल ऑफ कंटेंट इज योर कस्टमर सपोर्ट, for loosely vaguely using the term, your customer support or your communication, post deal communication। एक जो कॉमन प्रॉब्लम, और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है क्लाइंट्स की, जो क्लाइंट्स को आती है, वो ये है कि हमें ना फ्रीलांसर्स लटका के रखते हैं, वो एक साथ बहुत सारा काम उठा लेते हैं, और हम फ्रीलांसर्स की मजबूरी ये होती है कि जब काम आ रहा होता है तो हम बोलते हैं उठा लो, अभी आ रहा है, पता नहीं बाद में आएगा नहीं आएगा। But what you also need to keep in mind is that you finding a second gig should not become your problem, a problem for the first client.
if they agreed to pay you, if you agreed to charge them a certain amount, then you're accountable for delivering that work. अब तुम्हें ज्यादा पेमेंट करने वाला क्लाइंट मिल गया तो तुम उसका काम लटका दोगे, इज नॉट फेयर. You may go back to the client and say कि sir मैं ये cycle कर दूंगी लेकिन I found better paying opportunities, so I will not be able to work for you in the next cycle. That is fine, that is fair. But you holding his work back and not delivering it is not fair. If there is a personal emergency, and shit happens in life all the time, there will be personal emergencies. But if there's a personal emergency, please go and tell him that there's a personal emergency. Which is why I was saying, ideally your work should be ready before the deadline. Because that allows you to have that window. But communicate. Most people, what they do is they don't tell, they ghost. या ज्यादा हो जाएगा तो बोल देंगे सॉरी सर आई कांट डू इट, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर आई एम प्रोसेसिंग अ रिफंड. हाँ ठीक है, पैसे तो आपने दे दिए लेकिन अगले का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी था ना. There was a certain work they were expecting by a certain timeline and there were other things dependent on it. So my only tip here is please be professional and ethical. Don't sort of, if you want to actually have a long lasting and a good reputation in the market, please do this. Now, these are a few business cycle things. एक चीज जो और आती है ना skills में, कई बार actual writing की जगह कई बार repurposing of content भी होता है. This is something interesting someone pointed out in the chat. Repurposing is more like existing content already है बहुत सारा. Especially content firms के साथ ये होता है. They already have like 14,000 आर्टिकल हमने लिखे हैं किसी सब्जेक्ट पे. अब यार जब 14,000 आर्टिकल लिख लिए हैं तो नया क्या ही लिख लोगे एक्सेप्ट फॉर अपडेट्स. इंडस्ट्री अपडेट्स हो गई हैं, न्यूज अपडेट्स हो गई हैं, तो भले लिख लो उस डोमेन में, बट कॉन्सेप्चुअली क्या ही आगे उससे चले जाएगा. तो अब आप क्या करते हो, अब आप इसको रीपर्पस करते हो. रीपर्पस करना मतलब आप उसको एक अलग एंगल से प्रेजेंट कर दोगे, आप उसको अलग स्टाइल में फ्लेवर में लिख दोगे, आप फ्लो चेंज कर लोगे, स्टोरी टेलिंग ले आओगे, नैरेटिव ले आओगे. बट इट्स कॉल्ड एज रीपर्पसिंग ऑफ कंटेंट. सेम ये जो हम एक प्लेटफॉर्म का कंटेंट 4 अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं, इसको ये भी एक तरह की रीपर्पसिंग है. मैंने किताब लिखी, किताब में से मैंने 4 आर्टिकल बना लिए, 4 आर्टिकल्स के बेसिस पे मैंने ब्लॉग सोशल मीडिया पोस्ट बना ली. वो सारा भी एक्चुअली देखा जाए तो इट्स ऑल रीपर्पस्ड कंटेंट. रील्स बना लिए, वीडियो बना लिया, ऑडियो प्रिपेयर कर लिया, उसी में से उसी स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके पॉडकास्ट पे ऑडियो बना लिया. सो ऑल ऑफ दैट may also happen, they may also be a part of your work and you will need to account for the skill in all of this. Now any questions so far कि मेरे को ये चैलेंज आ सकता है, मैं इसको कैसे डील करूं, या मुझे वो चैलेंज आया था, मैं उसको कैसे डील करूं. Anybody? Do you understand the business cycle? End-to-end business cycle. Ideally अच्छा क्या होता है? आइडियली अच्छा ये होता है कि आपके पास कुछ स्टेबल क्लाइंट्स हो जो आपको रिटेनर पे हायर कर ले, और फिर आपके पास एडहॉक काम आता है. जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स के पास ना, देयर आर सर्टेन कंपनीज दैट पे देम अ रिटेनर व्हेन दे हायर देम, एंड इन द मीनवाइल छोटे छोटे केसेस साइड में आते रहते हैं, राइट आंचल? दैट्स हाउ इट गोस इन द फर्म. द सेम हैपेंस विद अस. लेकिन ऐसा हमेशा हो पाए ये जरूरी नहीं होगा. कई बार ऐसा भी होगा कि कोई क्लाइंट जो कि अच्छा हेफ्टी रिटेनर पे करना चाहता है, दे में से कि भाई आपको मैं इतना रिटेनर अगर पे करूंगा ना तो मैं आपके साथ काम एक्सक्लूसिवली करूंगा, which may not be a bad thing. It's good to have stable money coming, but please remember that that is equivalent to having a job. A large retainer against exclusive working rights is as good as having a job, and it's all right to be in a job, but you need to have the ability to clearly say to yourself कि भाई इसका मतलब ये है कि मैं अपने अगले 2 साल तक या साल भर तक या 3 साल तक
एडहॉक पोर्टफोलियो पे काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप अपने एडहॉक पोर्टफोलियो की जगह अपनी पैशन राइटिंग करते हैं, साइड में पैशन प्रोजेक्ट चलाते हैं, ताकि जब आप वहां से निकलें या आपको निकलना पड़े और आप जाके अगला क्लाइंट ढूंढे, तो आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ इसी एक नौकरी के या क्लाइंट के स्पेसिफिकेशंस नहीं हो, आपके पास 4 और चीजें भी हो। Now that will take some drive, some discipline. It will also be tiring, and I can personally tell you from experience, working in the freelance industry, working as an independent consultant is not easy. It's always going to be tiring and difficult. And you will need to keep in mind that, give me 1 second. And you will need to keep in mind that it's all right to be tired, but it's not okay to give up. If this is something you're really passionate about. If this is something you're not really passionate about, that's also okay. If you're using this simply as a stepping stone to something else, that's perfectly cool too. A lot of people move into editing from writing, and which is what I want to talk about next. I want to talk about the difference between writing, rewriting, and editing. And why am I talking about this? Because writing is the lowest hanging fruit. Rewriting is slightly higher in the hierarchy. Editing is a reasonably higher up in the hierarchy role, but editing is also like a dirty job. A very good editor friend of mine says it's like cleaning other people's potty. They've done something, they've made a mess of it. Now you're supposed to clean it and make it look like amazingly witty thing, which it isn't to begin with, but it can be made to look like that. So what is writing? हम बात कर चुके हैं. What is rewriting? What we talked about repurposing, कि आपको एक piece already दिया हुआ है, आपको उसको rewrite करना है. This is something all of us are used to doing. Rewriting हालांकि comparatively better skill है, लेकिन ये सब हम सब ने किए. कैसे किए? एग्जाम में आंसर रीराइटिंग, किताब का ऐसा का ऐसा रट्टा मार के छाप नहीं देते हो. यू गो एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. Research papers, rewriting. You read like 10 books and you put them together and you then say, अच्छा ये यहाँ नहीं fit होगा, वो वहाँ नहीं fit होगा. That's what you do, and then you come up with a theory. All rewriting. So rewriting is still okay. Let's talk about editing. What is editing as a process? Editing is किसी और ने लिखा है और आपको इसको clean up करना है. तो एक तो होगी line editing, where you will look at the grammar. You will look at the tense. You will look at subject verb agreement, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब ये काम ग्रामरली भी कर देता है, रीजनेबली डिसेंट कर देता है, लेकिन ग्रामरली के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता. वो सेंटेंस देख देगा कि ये सेंटेंस हैव बीन डूइंग, ओके ग्रेट, बट वो हैव बीन डूइंग होना भी चाहिए था, क्योंकि पीछे से स्टोरी कुछ और चल के आ रही है कि नहीं आ रही है, वो दैट ग्रामरली कांट चेक. So Grammarly के साथ भी वही है. Grammarly as in any text editor, please. It's not about this brand, but any text editor. When you use the text editor, you again need to look at the final output and see whether it's consistent with what you want or not. जो एक दूसरी तरह की editing है, where you will check for factual accuracy. मान लो आपको किसी ने एक आर्टिकल लिख के दिया अबाउट say which life insurances to buy, top 10 life insurances. Now top 10 life insurances, अगर उसने बोला है on the basis of subject verb agreement is a grammatical concept, they with a singular noun के साथ singular verb, singular plural noun के साथ plural verb, that is SV agreement, subject verb agreement. Sorry. So I was at the factual accuracy. So suppose I say top 10 insurances to buy, या top 5 MBA colleges, या say top 10 universities to study in abroad.
Now, when I am classifying this top 5, top 10, top whatever, what's my basis? Am I talking about the number of claims that they approve? Am I talking about how quickly they process their documents? Am I talking about the simplicity? Am I talking about the premium? Am I talking about the kind of situations they address? What am I really talking about? So that, and then when I say, अच्छा जी, number of claims ना सबसे ज्यादा X company अप्रूव करती है, उसके बाद Y करती है, उसके बाद Z करती है. This information is available in the public domain. As a copy editor, your job, as an editor, your job will become to check this information, to verify and to say कि ये सही है कि नहीं. या अगर आपको check नहीं करनी है, so your job is to actually ask for the source of this information. So your writer will have to provide you with the source and say ये information मैंने यहाँ से उठाई है. And then you will look at it and you will say कि ये जगह ठीक भी है कि नहीं है. मतलब मैंने अगर फॉर इंस्टेंस एक मेजर न्यूज़पेपर से उठाई है, ईटी मनी से या मिंट से उठाया है, मैंने किसी सरकारी वेबसाइट से उठाई है, देन आई कैन ट्रस्ट दिस इंफॉर्मेशन. बट अगर मैं anupamagarg.com से ये इन्फॉर्मेशन उठा के लाई हूँ, एंड anupamagarg.com इज नॉट अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल, तो दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन द आर्टिकल. So this factual accuracy will become your job. Another thing that will become your job is timeline consistency. कई बार ना लोग जब लिख रहे होते हैं, जब आप खुद भी लिख रहे होते हैं, जब आप अपना काम भी एडिट कर रहे होते हैं, I'll tell you why I'm talking of editing. So timeline consistency कैसे है? लोग पीछे की बात करते हैं, फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर फ्यूचर का प्लान बताने लगते हैं, फिर एकदम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं या पास्ट में चले जाते हैं. Which means there is no linear thinking happening. You need to bring in, especially in non-fiction, that linear consistency may be important. One of the other things to keep in mind is simple tenses are actually lovely. They are great. Simple past, simple present, simple future. I am not saying you shouldn't use other tenses. I am just saying they are preferable. At least in my opinion, they make reading simple. Why did I talk of all of this? I talked about all of this is because it is your job to edit your own work. आपका काम, अगर आपको कोई असाइंड एडिटर नहीं है, तो आपका काम है खुद एडिट करना अपने काम को. और ये आम तौर पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ये डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज खुद ने ही लिखा है, तो खुद के दिमाग में एक सर्टेन पर्सपेक्टिव, एक लाइन ऑफ थॉट चल रहा है. अब आपको खुद ही एडिट करना है, तो पहले यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट chain of thought. You have to step out of that mental framework. Look at this with a fresh eye. So when you take your internal calculation, your time into account, you actually also need to take into account the time that you will need for editing and the gap that you will need between the two of them. और कई बार ऐसे लगेगा कि एडिट करते करते मन करेगा यार इसको तो दोबारा ही लिख लेते हैं. लिख लो, टाइम है तो, लेकिन कितनी बार? डोंट गेट इनटू अ हैबिट. सो दैट्स अ ट्रैप व्हिच यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ. समटाइम्स इट मे बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जब हम लिखने लगते हैं, आवर फ्रेम ऑफ माइंड इज वेरी मेसी. You're thinking about something else, something's happening at home, something's happening in the college, something's happening at work, and you may not be thinking very straight, and your piece may not be as good as you want it to be. In which case, if you think this needs to be rewritten, by all means do it. But don't get into a habit of doubting your work all the time and then keep rewriting it all the time. That's not a healthy trait. So far, so good. Any questions at this moment? Anybody? No. Perfect. So this is the business cycle. This is the portfolio building. This is the types of content. ChatGPT हम use कर ही चुके. I will also write some names of the tools that we use. Some of the tools that I use. Of course, I use the Google search engine. It's my favorite. Continues to be my favorite. Google is there for a reason. Please use it very freely. But please use it with discretion. Which means that my source websites, Google में से मैं हर पहला लिंक नहीं उठा लेती. My source websites have to be renowned. They have to have credibility.
It's a good idea to ask your client. मान लो मैं आपके पास आई और मैंने आपको बोला मुझे मेंटल हेल्थ पे कंटेंट लिखवाना है. इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू कि आप मुझसे पूछें कि अच्छा मैम आपके दिमाग में आर देयर एनी good competitor websites, can you give me 2-3 good references? It's not a good idea to copy those styles. मैंने अगर आपको 3 reference दिए हैं उसको ऐसा का ऐसा स्टाइल कॉपी करना is not a good idea, but it's a good idea to study them to give you an insight into what's working and what may not be working. And it's also an equally good idea for you to ask me कि मैम information verification के लिए आप कौन सा वेबसाइट प्रेफर करते हो. आई में से निम्हांस की वेबसाइट पे चले जाओ, विभांस की वेबसाइट पे चले जाओ, जहां भी चले जाओ. आई में से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे चले जाओ फॉर डेटा एंड नंबर्स. इट्स बेटर टू आस्क मी that way you know where I'm coming from. At the same time, if you end up finding a better resource that you think may be more credible, it's also okay to come back to me and say, I also found this. Are you okay with this? How does this look like you? Look like to you? Because then, like I said previously in the last session, then you start acting like a content strategist and not just as a content writer. So this is one. The second thing, in the AI sense of things, I use ChatGPT. I use GPT-4, which is the paid version. At my workplace, I use Grammarly. In my personal life, I don't use Grammarly, but that's because I want to also keep my own skills active. This I use for, like I said, line editing, specifically grammar के लिए. I also use a paid plagiarism tracker, which is called as Copyscape. मेरे पास इसका भी पेड ही वर्जन है. मेरे पास इन सब चीजों के पेड वर्जन इसलिए हैं बिकॉज आई डू दिस वर्क एवरी डे इन एंड डे आउट. अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिटेनर क्लाइंट मिल रहा है, इट इज ओके फॉर यू टू से कि सर इन 4 चीजों के सब्सक्रिप्शन लेने. इट इज ओके फॉर यू टू इंक्लूड दिस कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ बिलिंग. इफ यू decide to start and go about writing content on a regular basis as a business, it is a good idea to invest in these tools. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन टूल्स की जरूरत पड़े, स्पेशली तब जब क्लाइंट बोले कि ये लंबे इंटरव्यूज हैं, इनको ट्रांसक्राइब करो. लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन टूल से जो आउटपुट आता है वो आमतौर पे थोड़ा मेसी होता है. अगेन यू हैव टू क्लीन इट अप. You have to listen to the audio or the video and then clean up the transcript, which is all right. Translation के लिए I am a bilingual, like I have native fluency in both the languages, so मैं Google Translate नहीं यूज करती. लेकिन Google Translate अगेन द सेम थिंग, ट्रांसलेट कर लो, बेसिक आउटपुट मिल जाएगा, एक एक वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा. द एडिटिंग विल स्टिल नीड टू बी डन, यू विल स्टिल नीड टू फिक्स, बिकॉज Google Translate बहुत अजीबोगरीब से ट्रांसलेशंस देगा कभी कभी. वो इनोवेशन को क्या बोलेगा, नवीनीकरण. एंड यू आर लाइक भाई ये पढ़ के किसको समझ में आएगा. तो क्योंकि नवीनीकरण समझ में नहीं आ रहा है तो इनोवेशन ही लिख दो ना, हिंदी में छोटा ही इनोवेशन, एंड दैट्स ऑल राइट. Right? So you will then, after all of this, you will need something from your client which is called as in-house editorial sheet. Yeah, style guidelines. If you're working with a firm that writes essays and SOPs and helps candidates with admissions, there'll be guidelines. If you're working with a firm that publishes books, there'll be guidelines, different guidelines. If you're working with a firm that publishes research papers in journals, there'll be a different set of guidelines. If it's a blogging company, there will still be certain guidelines. कुछ consistencies होंगी ना, जैसे मुझे मालूम है कि हम अपने headlines में सारे words capitalize नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट वर्ड और प्रॉपर नाउन्स कैपिटलाइज करते हैं, बाकी कुछ कैपिटलाइज नहीं करते. इतना तो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी ना हर ब्लॉग पोस्ट में. ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन तो ऑल कैप्स में और किसी ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन फर्स्ट लेटर कैप्स में और किसी ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैप में है. सो दैट सॉर्ट ऑफ गाइड, एंड इफ दे डोंट हैव वन, you prepare one. When you prepare one, you know that they see you more as a thinker and doer rather than just as a mindless machine.
माइंडलेस मशीन तो वो एआई से करवा लेगा. There was something somebody mentioned in the chat about feedback. Yes, there is a feedback loop, but my thing with feedback is this. My understanding, practical understanding of feedback is this. अगर क्लाइंट ने आपको रिपीट वर्क दिया है ना, तो मतलब फीडबैक बढ़िया है. अगर क्लाइंट के रेफरेंस से दूसरा क्लाइंट आ गया है, तो फीडबैक बढ़िया है. But yes, you should ask for reviews, LinkedIn रेफरल्स, वो जो नीचे टेस्टिमोनियल्स होते हैं. You should ask for comments on social media if they can. बहुत बार ओवर टाइम क्लाइंट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी. यू कैन एक्चुअली आस्क देम फॉर रेफरेंसेस. Mom, if you like my work, can you please refer me to 2 other people? And it's absolutely okay. One of the other things that should be okay, which it often sometimes isn't, होनी चाहिए, वो ये है to be able to ask, like I said, friends, family, fools की जब मैं बात कर रही थी ना, तो अब बहुत बार क्या होगा ना, हमारी friends, family होगी नहीं उस डोमेन में, नहीं होंगे उनके पास रेफरेंसेस, क्या करें? That's why you need a community. A lot of times what will happen is मेरे पास एक बुक एडिटिंग चल रही होगी और साथ में किसी को 6 सोशल मीडिया पोस्ट लिखा रहे होंगे और मेरे पास नहीं होगा टाइम कि यार मैं ये करूं. इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट. तो क्या करूं, क्या करना चाहिए फिर मुझे? तो मैं probably अपनी Refer it community to somebody. refer it to somebody because then they know that you have their back. It is not just about the client's work. The client also knows कि ठीक है वो आपके पास आ सकता है, आप आज नहीं काम कर पाए हो, उसका कल कर लोगे. At the same time वो ये भी जानता है कि वो आपके पास आएगा तो उसका काम हो जाएगा. The same thing happens with your friends. Just pass it on to somebody. Why should everybody suffer? So that is one thing. Also, another thing that I prefer doing, I like doing, is I like following some good LinkedIn people. Like I call them people, I don't want to call them influencers because I'll tell you what problem I have with the term influencers. भैया किसी की जिंदगी में ना 4 करोड़ रुपए नहीं बनते हैं एक साल में कंटेंट लिख के. सीधी बात सॉल्व है. दुबई में छुट्टियां मनाने जितने पैसे अगर बन रहे होते तो बात ही क्या थी. दुबई की वो जो छुट्टी है ना वो साल में 2 दिन की होती है यार. इट्स अ प्रिविलेज. And you have to find voices which are authentic enough to say that, listen, dude, this is my privileged side. The regular work that I do is so much grit, so much grilling, so much work, so much tear, sweat. Those are the kind of voices I like to follow. Quick, there are no shortcuts, there are no quick tips. So anybody who is saying, मैं आपको 5 दिन में कंटेंट राइटर बना दूंगा, which is why I never made that claim. I was like, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ. और मैं क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे रही हूँ? मुझे मालूम है कि 2 दिन में I cannot give you, legitimately cannot give you the amount of practice it needs. It's a skill. It needs to be practiced. I can give you basics. I can give you a framework where you can begin. But then you have to come back to me saying, acha, this is where I got stuck. That again is a part of me being a part of your community. Only because you and I are now a part of a shared community, that is the reason why you have access to me. That is the reason why you can come back to me. Find a good mentor or 3 for that matter. And mentorship मांगने का तरीका ये नहीं होता कि entitlement के साथ गए और बोले, oh, you know what, I really like your work, I want you to mentor me. हाँ ठीक है, you like my work, so what? So you go and you show them your work. You tell them why you like their work. You tell them exactly what kind of mentorship. You make your own plan for growth and then you try to rope them in. It works. It may still not work. They may still come back to you and say, hey, you know what? My pipeline for work right now is extremely overloaded. I would love to mentor you, but I don't have the time. And that's absolutely all right. But go find a mentor. So community is always going to be important. And on that note,
Unless any of you has any questions, I will ask Saloni to talk to you for 2 minutes. Why I sort of want Saloni to talk to you is because Saloni and I are also a part of communities, different communities. So we connected somewhere and then we sort of became a part of extended communities, larger communities. And part of this program, the last 2 days, were because she was equally interested in me doing this. So does any of you have any questions? Give me 1 second. Does any of you have any questions? मैम मुझे ये पूछना था कि अगर मैं किसी डोमेन में फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ और उसके साथ में पार्ट टाइम फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो मैं अपने जो मतलब मुझे जो फ्रीलांस काम मिल रहे हैं ना, वो वही वाले मिल रहे हैं जो मैं फुल टाइम में कर रहा हूँ। मतलब या तो हम मुझे क्लोज कॉम्पिटिटर से मिल रहे हैं या फिर मतलब उसी डोमेन के अलग लोगों से मिल रहे हैं। तो वो काम फिर मैं अपने लिंक्डइन पे दिखा नहीं पाता कि मैंने इनके लिए काम किया है, या फिर मैं अपना नेम नहीं दे पाता वहां पे। मुझे लगता है नाम छुपा ही दो, क्योंकि मैं फुल टाइम तो एक जगह कर ही रहा हूँ। तो Give me इसको 1 कैसे second, हैंडल I'll करते हैं? address this question. Anupar. Sorry guys, there's somebody on the door. सॉरी अबाउट दैट। सो अनु, दो चीजें। एक तो अगर कॉम्पिटिटिव के साथ काम कर रहे हैं तो इज दिस समथिंग दैट इज मेकिंग यू वायलेट योर कॉन्ट्रैक्ट इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आप फुल टाइम जॉब में हो, ये एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव के साथ नहीं काम कर रहे हो और आप मुझे ये कह रहे हो कि मेरे को, मैं क्या करूं कि मेरे को नॉन कॉम्पिटिटिव वर्क मिल जाए, तो वो पोजिशनिंग वाली बात है। वही जो शुरू में हमने बात की थी कि आप अपना सीवी कैसे पोजिशन कर रहे हो। तो क्रिएट अ पोर्टफोलियो, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन वो अलग से आपको क्रिएट करना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि भाई मेरा नॉन कॉम्पिटिटिव स्पेस में ये काम भी मैं कर सकता हूँ या ये काम भी मुझे आता है, मैंने किया है। एंड देन यू हैव टू एक्टिवली स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज लीड्स। बट सी, आई अंडरस्टैंड दैट जहां तक एजेंसी का कंपटीशन है, इट मे बी अ डिफरेंट सिनेरियो। आई डोंट नो व्हाट यू डू फॉर वर्क, बट इफ यू एंड आई कैन कनेक्ट ऑफलाइन, देन आई कैन गिव यू मोर स्पेसिफिक सोल्यूशन। मैं रिकॉर्डेड कॉल पे ये पूछना नहीं चाहती कि आप किस फर्म के लिए काम करते हैं, और आप ऑल ऑफ दैट डिटेल आई वांट टू अवॉइड ऑन अ रिकॉर्डेड कॉल। ठीक है। ठीक है, तो ये जस्ट कनेक्ट विद मी ऑफलाइन। बट माय जनरल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, इफ यू आर इन अ जॉब, please look at your contract details before you start sourcing freelance work. You don't want to get into trouble with your employer because you were working with a competitor. Also, it's not ethical. थोड़ा सा compete spaces में देख के operate करें. All right. So if nobody else has a question, Saloni, over to you. Saloni, you're on mute. Yeah, thank you, Anupama. And I'm sure these 2 days have been not a breeze, but definitely a lot of good creative inputs that you have provided to everyone. Today we have a little smaller audience as compared to yesterday, but I guess it's the Sunday effect. So I am representing Faridabad Management Association. Now we are the local chapter of IMA being the parent body. And what we do at FMA, we are one of the 68 LMAs, local management chapters across the country. And in fact, just last month, we also got an LMA award for being one of the upcoming LMAs who have done good work in the last 1 year. And that makes me very glad, because it just shows that whatever we set out, our heart on, that we need to, create and curate programs for keeping our members in mind. So we have professional members who are, let's say, employees, freelancers, even business owners, people from who are business leaders or who are either solopreneurs or business owners from, let's say, MSMEs, because Faridabad is an industrial city. So people from different walks of life
our professional members. And then we have institutional members who are, let's say, institutes, like we have Manav Rachna. Just to give you an example, we have J.C. Bose University. We have, Lingya. So there are many such institutions who are our academic partners, who are members with us. Then comes corporates. Again, these are now bigger organizations. So why I'm sharing all of this is for, the benefit of everyone here is for you to get a sense of that when you get into an association, the programs that we curate and deliver are all meant for the upliftment, betterment, improvement of people, professionals, and organizations. So we conduct programs around leadership. We have leadership series. We do programs now for women who are, let's say, they could be at any rung of their career within organizations. We do programs in corporates. And most of these programs are not chargeable, unless, of course, there is a big expense that is coming up because we're doing a program in a hotel and that requires funds. There also we will look at, sponsorships. But yeah, sometimes there will be a small cost. And we do this for a very nominal annual membership fee, which starts with $1,500. We're going to be revising it soon to 2,000 rupees per annum. So that's really peanuts. That's for individual professionals. For organizations or institutions, yes, the amount is much higher. We're looking at pockets. We're looking at, who can afford what. That's, of course, on the budget side. But coming back to, our purpose, what is it that we are here for? It is basically to uplift people, uplift organizations by imparting skills, by imparting them programs, giving them programs around leadership that will help them not just, let them define their purpose, but also the areas in which they need to work. So we have programs around wellness. We do programs around mindfulness. We do programs around, physical health. We're talking about like spine health, talking about what can you do around nutrition. What can you do around skill sets when it comes to your workplace. It could be communication, it could be presentation, it could be content, writing, as Anupama did for you these past 2 days. So a variety of programs, and sharing this in a little bit detail here so that you can get an idea of what is it that we stand to offer. And if this is something that interests you, you can get in touch with me. I'm on the same group as all of you are. You can reach out to me and we can talk further as to how you can become a member of FMA. Yeah, I'll just tag Saloni today after we finish the session. Thank you, Saloni. I am actually glad that you were both my participant, and also I think in a way, we all have this. So Saloni and I, just for some context, okay, I'll put this off recording, the recording. I'll send you another bonus set of forms. Achal, it's all right. Nobody sent in any submissions today, so it's okay. You didn't miss out on the homework. I'll send you the first set of inputs that I sent in yesterday, and I'll also send in the second set of inputs today. I will keep the feedback loop open till the end of this month, which is the 26th. Coming weekend, I will be extremely caught up. I have my exams and deadlines happening. So